दुनिया में अब शांति नहीं बची। हर गली, हर शहर अब सिर्फ डर की सांसें सुनाई देती है। ज़ॉम्बी वायरस पूरे संसार में फैल चुका है और इंसानियत का नामो निशान मिट रहा है। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद बची थी, हमारा मेन कैरेक्टर। उसने सरवाइव किया, पर किस कीमत पर। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो भी मारा गया, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था। मौत के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। वो लौटा अस्त में, उसी दिन जब सब कुछ अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अब उसका एक ही मकसद है, अपने परिवार को बचाना, खुद को बचाना। और इस बार सब कुछ बदल गया। मनवा स्क्रीन चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर किया करो। आपके कमेंट पढ़कर सच में दिल खुश हो जाता है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है जो शियाओ के साथ, जो एक नाइफ पकड़े हुए था और सोच रहा था कि वह फिर से उसी अनबीटेबल डिजास्टर का सामना कर रहा है। वह सोच रहा था कि अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वह क्या करेगा। उसी समय आसपास के लोग बातें करने लगे, पूछने लगे कि जो फैमिली के दूसरे बेटे को क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि वे सारी काउज पुरानी जो फैमिली की संपत्ति है और उन्हें स्लॉटर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह आमतौर पर इन काउज का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, तो आज उसे क्या हो गया है। क्या वह सच में पागल हो गया है। जोशा को लगा कि अब और टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता और वह एक काऊ को मारने ही वाला था कि तभी एक वुमन वहां आई और उसने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वह इसे मजाक समझकर छोड़ दे। उसने याद दिलाया कि अगर उसने कल सारी काउज को स्लॉटर कर भी दिया होता तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस में 1 लाख युआन का ही फर्क आता। उस वुमन ने साफ कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगी और उसे सपने देखना बंद कर देना चाहिए। उसने कहा कि यंग मास्टर लिन ने उससे शादी का वादा किया है, उसे 2 लाख युआन और एक कार देगा। उसने कहा कि सबको शाओलिन फैमिली का इतिहास पता है और पूछा कि जो शियाओ क्या कर सकता है जब उसके पास अब एक भी काऊ नहीं बची है। लोगों ने कहना शुरू किया कि जो शियाओ कुछ नहीं कर सकता और एक आदमी ने पूछा कि क्या वह ये सब एक औरत के लिए कर रहा है और उसे इम्बिसाइल कहा। उन्होंने कहा कि एक काऊ को मारना इसके लिए वर्थ नहीं है। एक लेडी ने कहा कि वह उसे किसी और लड़की से मिलवा सकती है। लेकिन जो शियाओ ने पूछा कि क्या सब खत्म हो गया है और कहा कि अगर उसने चुप हो लिया है तो यहाँ से चली जाए। वह औरत इतनी गुस्से में आ गई कि अपने ही सिगरेट पर पैर रख दिया और कहा कि उसे यहाँ आकर उसे समझाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसे औरत की कद्र करना ही नहीं आता। जब वह जा रही थी तभी कुछ और लोग गांव में आ पहुंचे और जो शियाओ से पूछने लगे कि वह क्या कर रहा है और क्यों काऊ को मारने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसे नाइफ नीचे रखने को कहा। ये लोग उसके माता पिता थे, तो उसने नाइफ नीचे रखा, अपने माता पिता को गले लगाया और कहा कि सब कुछ ठीक है। लोगों ने कहा कि आखिरकार सब सुलझ गया। जोशा ने कहा कि इस बार वह अपने परिवार की रक्षा करेगा, अपने बड़े भाई और छोटी बहन की भी। उसकी माँ ने पूछा कि उसे क्या हो गया है और उसके पिता ने पूछा कि वह सुरक्षा की बात क्यों कर रहा है। जो शियाओ ने जवाब दिया कि वह पागल नहीं है, लेकिन उन काउस को किसी कारण से स्लॉटर करना जरूरी है जो वह अभी नहीं बता सकता। उसने उनसे ट्रस्ट करने को कहा और कहा कि अगर वे उस पर विश्वास करते हैं तो उसे रोके नहीं। उन्होंने कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखा, सोचा और उसके पिता ने कहा कि उसे पता नहीं कि वह काउस को क्यों मारना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि वह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और यकीनन वे सब मिलकर भी उससे कम समझदार है। इसलिए उसके पिता ने कहा कि वह स्लॉटर में उसकी मदद करेगा। जो लेडी वहां थी उसने जो की मां को मना करने की कोशिश की, लेकिन मां ने जवाब दिया कि पागल तो वह है और वह भी स्लॉटर में मदद करेगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि जो फैमिली पूरी तरह से पागल हो गई है। उन्होंने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं कि जो फैमिली के बेटे को लिन फैमिली की लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जोशा जानता था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसे लगा कि उसके पास कुछ घंटे से भी कम है, इसलिए उन्हें जल्दी काम करना होगा। उसने कहा कि उसे स्लॉटर में हेल्प करने के लिए 3 लोग चाहिए होंगे और जो भी मदद करेगा उसे 500 युआन हाथ में दिए जाएंगे। तुरंत लोगों का मन बदल गया और उन्होंने जल्दी से ऑफर कर दिया। वे पहले से ही हाथ बढ़ाकर पैसे का इंतजार करने लगे और काउस को काटने का काम शुरू हो गया। कुछ ही समय बाद जो शियाओ ने ऐलान किया कि इस बार फैमिली की सारी कैटल बिक्री के लिए है। उसने कहा कि यह अर्जेंट है और वह मार्केट प्राइस का आधा तक एक्सेप्ट कर लेगा अगर वे सब कुछ एक साथ खरीद ले। थोड़ी ही देर में लोग ट्रक में आए, काउस के बॉडीज को लेकर गए और एक बैग में पैसे छोड़ गए। उन्होंने पूछा कि उसका बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वे बहुत पैसा लॉस कर रहे थे। लेकिन जोशा ने जवाब दिया कि उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है।
अभी के लिए उन्हें बस घर जाना है और जब तक वह वापस नहीं आता कोई भी गेट नहीं खोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो चाओ के पिता ने कहा कि वह अपने बेटे पर विश्वास करता है क्योंकि वह कभी गलत नहीं हुआ और अब वे सिर्फ उसकी मदद ही कर सकते हैं। कार में बैठने से पहले जो चाओ ने कहा कि किसी के लिए भी गेट मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वह पैसे लेकर टाउन गया। ठीक 4:11 बजे शाम को उसे लगा कि जो रिजर्व्स बांड में है वे फैमिली को 1 महीने तक चला सकते हैं, लेकिन इस समय सबसे जरूरी थी वेपन्स, मेडिसिन और एम्यूनिशन, क्योंकि अब से लेस देन 2 आवर्स में अपोकलिप्स शुरू होने वाला था। सारी लाइव स्टॉक भयानक खूंखार बीस्ट्स में बदल जाएंगी जो कुछ भी दिखेगा उस पर हमला करेंगी। इसके थोड़ी ही देर बाद जो ह्यूमंस इनके द्वारा बाइट किए जाएंगे वे भी वही सिम्टम्स दिखाने लगेंगे। वे अपना होश खो देंगे, कोई पेन महसूस नहीं करेंगे, उन्हें कोई डर नहीं रहेगा और उन्हें बस फ्लैश और ब्लड की भूख होगी। एक बार बाइट, इंजरी या इन्फेक्शन होने के बाद बचना नामुमकिन होगा। 1 महीने बाद इन्फेक्शंस की संख्या पूरी दुनिया में फैल चुकी होगी, लेकिन कोई सेफ जगह नहीं बचेगी। 1 साल बाद पूरे वर्ल्ड में 1 मिलियन से भी कम ह्यूमंस बचेंगे। अपनी पिछली जिंदगी में जोशा ने यह पूरा डिजास्टर देखा था और क्योंकि वह तैयार नहीं था, उसने अपने पिता, माँ और सिबलिंग्स को खो दिया। वह उन्हें बचा नहीं पाया। जोशा ने सोचा कि उसे यह नहीं पता कि वह क्यों रिबोर्न हुआ, लेकिन वह श्योर था कि इस बार वह सब कुछ ठीक करेगा। उस ट्रेजेडी को दोहराया नहीं जाएगा। जो पैसा उसे मिला उसे वह टाउन गया और बहुत सारे टूल्स खरीदे। उसने एक डीजल जनरेटर खरीदा, हर तरह के केबल्स, वायर्स, फ्लैशलाइट्स, बैटरीज, अलग अलग तरह के डिफेंस टूल्स, साथ ही मेडिसिन, मेडिकल सप्लाईज, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, गैस और हर तरह की चीजें जो यूजफुल हो सकती थी। लेकिन इस समय सबसे जरूरी थी फायर पावर। उसे पता था कि शुरुआत में सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, इतनी वेपनरी हो कि एक पूरी होड़ को रोका जा सके। इसलिए वह एक सेल्समैन से मिलने गया। सेल्समैन ने कहा कि नीचे खड़े गार्ड ने बताया कि कोई बिजनेस करना चाहता है और पूछा कि क्या वह उसकी सेक्रेटरी का एक्स बॉयफ्रेंड है। जोशा ने एक बैग में भरे पैसे टेबल पर रखे और कहा कि वह सच में बिजनेस करने आया है। उसने कहा कि उस बैग में 1 लाख येन कैश है। सेल्समैन ने पूछा कि क्या वह पैसा उसकी सेक्रेटरी के लिए है और ये जताया कि शायद वह उसे ब्राइड बनाना चाहता है। उसकी सेक्रेटरी शियाओकिंग ने जल्दी से जवाब दिया कि नहीं, अब उसका जोशाओ से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उसने समझाया कि बात ऐसी नहीं है। वह 1 लाख से 10,000 पाउंड ब्लैक पाउडर खरीदना चाह रहा है। सेलर मिस्टर लिंजियर को लगा कि यह मजाक है और उसने जवाब दिया कि वह एक सीरियस मैन्युफैक्चरर है। मिस्टर ली ने साफ कहा कि वह किसी भी इलीगल चीज से डील नहीं करता। सिर्फ जोशाओ ही उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और उसे याद था कि पिछले साल दिसंबर में चांगफुन लिन की फॉरेस्ट्री फैक्ट्री में उसने सब कुछ देखा था। उसने पूछा कि क्या उसे वह ब्लू ड्रेस वाली औरत याद है। मिस्टर ली साफ तौर पर नर्वस था क्योंकि उसे पता था कि यह सच है। इसलिए जोशा ने साफ कर दिया कि उसे बस गन पाउडर चाहिए और वह किसी से कुछ नहीं कहेगा, उसे बस सामान चाहिए। मिस्टर लिन ने फिर अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि उसने अभी तक इन्वेंट्री चेक नहीं किया है और हाल ही में वहां थोड़ी नमी रही है। शायद वहां वाकई कुछ गन पाउडर हो जिससे छुटकारा पाना जरूरी है। उसने शियाओकिंग से कहा कि डिस्पोजल का अरेंजमेंट करे और वह तुरंत समझ गई और मान गई। जब वह जोशाओ के पास से गुजरी तो उसने कहा कि रूल लेले ने उनके और उनके परिवार की मदद की थी और वे हमेशा उसके किए गए सब कामों के लिए आभारी रहेंगे। उसने ये भी कहा कि अगर उसे कभी कुछ चाहिए हो तो वह मदद के लिए तैयार रहेगा। फिर मिस्टर लिन की ओर देखकर जोशाओ ने कहा कि उसके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। मिस्टर लिन ने जवाब दिया कि वह लड़का अब पहले से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद जोशाओ अपने कार में भरे पूरे सामान के साथ घर वापस लौट आया। उसे लगा कि वह अब भी समय पर पहुंच गया है और कोई घटना नहीं हुई है। जैसे ही वह पहुंचा, उसने अपने माता पिता से कहा कि वह लौट आया है। उसका भाई भी वहां था और उसे देखकर पूछा कि जोशाओ के साथ क्या चल रहा है, वह इतना बदला हुआ क्यों है। जोशाओ ने अपने भाई से पूछा कि क्या वह वापस आ गया है और उसने कहा हाँ, लेकिन यह भी कहा कि उसने सुना कि जो ने फैमिली की सारी काउज बेच दी है। जो ने कहा कि वह बाद में समझाएगा और फिर पूछा कि मैं कहाँ है। उसके भाई ने जवाब दिया कि वह अब तक वापस नहीं आई। ये जो को हैरानी हुई क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मैं इस वक्त तक घर पहुंच चुकी होती। तो उसने सोचना शुरू किया कि क्या उसके एक्शन से कोई बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ है, क्या उसकी वजह से वह अब तक घर नहीं लौटी। तुरंत जो ने कहा कि वह उसे ढूंढने जा रहा है और अपने भाई से कहा कि किसी को भी घर के अंदर मत आने देना, गेट किसी के लिए भी मत खोलना। उसने कहा कि वह टाउन जा रहा है मई को लाने और जल्दी वापस आएगा। उसका भाई जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था बस खड़ा रह गया। जो तेजी से भागा
भागा और कार को तेज चलाने लगा ताकि वह उसे ढूंढ सके। उसने सोचा कि पहले दिन जानवर पहले ट्रांसफॉर्म होंगे, लेकिन कुछ ह्यूमंस भी होंगे, खासकर स्कूल में, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं। उसे पता था कि वह गांव से भी जल्दी कोलैप्स हो जाएगा, और मैं अब भी स्कूल में थी। संकल्पित होकर उसने सोचा कि इस बार वह किसी को नहीं खोएगा। लेकिन जो इस कदर फोकस था कि उसने रोड पर ध्यान नहीं दिया और उसकी कार एक जानवर से टकरा गई। लेकिन वह अब एक ऑर्डिनरी एनिमल नहीं था, वह क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। म्यूटेशन शुरू हो चुका था। उसी समय 1 घंटा पहले स्कूल में क्या हुआ था वह बताया गया। स्टूडेंट्स क्लास में थे और जो के बारे में बात कर रहे थे, मशहूर जो शाओ के बारे में। उन्होंने कहा कि उसने अपने परिवार की सारी चीजें बेच दी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, और वह यकीनन टाउन का सबसे स्टूपिड इंसान है। एक लड़की ने मई की तरफ देखा और पूछा कि क्या यह सच है, क्योंकि वह उसकी बहन है। उस लड़की ने यह भी कहा कि उसने सुना है कि मई लिन फैमिली की फायरवर्क्स फैक्ट्री के यंग मास्टर के साथ प्यार में है, और यह भी जोड़ा कि जो शायद पागल है, शायद उसका पूरा परिवार पागल है। इस पर मई गुस्से में खड़ी हो गई और लड़की ने उसे और चिढ़ाया, पूछा कि क्या वह नाराज है और क्या वह गलत कह रही है। उसने अपना सेल फोन निकाला और कहा कि वहां का वीडियो सब कुछ साबित करता है। बिना सोचे मैंने फोन पर जोर से मारा और वह नीचे गिर गया। लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई और पूछा कि क्या वह पागल हो गई है। लेकिन तभी टीचर कॉरिडोर में आता दिखाई दिया। मैं तुरंत नीचे झुकी, फोन उठाया और ऐसे जताया कि उसने गलती से गिरा दिया था और वह फोन वापस कर रही है। लेकिन उसने जानबूझकर फोन को ऐसे उठाया कि टीचर उसे देख ले। टीचर ने तुरंत डिवाइस को कॉन्फिस्केट कर लिया और उसे याद दिलाया कि स्कूल रूल्स के अनुसार सेल फोन अलाउड नहीं है। उसने कहा कि वह सिर्फ लड़की के फादर को लौटाया जाए और उन्हें स्कूल आकर उसे कलेक्ट करना होगा। उसने मैं से अपनी सीट पर लौटने को कहा और मैंने शांति से जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपनी क्लासमेट से माफी मांगी और कहा कि उसने टीचर को आते हुए नहीं देखा और अगली बार वह अपने फोन को लेकर ज्यादा केयरफुल रहेगी। लड़की बाद में इससे और भी ज्यादा नाराज हो गई। जब छुट्टी का समय हुआ और कोई मैं को लेने नहीं आया, वही लड़की फिर उसे बुली करने लगी और पूछा कि वह अब इतनी बहादुर क्यों नहीं है। मैं को याद आया कि दुर्भाग्य से उस दिन उसे उस लड़की के साथ सस्पेंशन मिल चुकी थी। लड़की ने पूछा कि वह जवाब क्यों नहीं दे रही और बिना रुके उस पर एक स्टिलेटो निकाल लिया। इस बीच जोसिया स्कूल के सामने पहुंच गया था, लेकिन उसे मैं नहीं मिली। तभी उसने देखा कि कई स्टूडेंट्स बिल्डिंग से डर के मारे भाग रहे हैं। उसी पल जो लड़की मैं को धमका रही थी, वह अचानक बहुत सारा खून उल्टी करने लगी और मैं जो दिखावे के लिए चिंता जता रही थी, बस वहां से दूर चल दी। सच तो यह था कि वह जरा भी परेशान नहीं थी। फिर वह वहां से भागी, लेकिन देखा कि वह अकेली नहीं है। बहुत सारे लोग खून उल्टी कर रहे थे और एक दूसरे पर हमला भी कर रहे थे। मैं डर के मारे कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, जब तक कि उसने कॉरिडोर के आखिर में एक ज़ॉम्बी को अपनी ओर दौड़ते नहीं देखा। घबराकर वह भागने लगी, लेकिन तब और भी मुसीबत हो गई। वही लड़की जो उसे बुली कर रही थी, वह भी अब ट्रांसफॉर्म होकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। सबसे पहली चीज जो उस क्रीचर ने की, वह मई पर झपट पड़ी और उसे काटने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वह उसे काटने वाली थी, जो शाह वहां आया और एक जोरदार किक ज़ॉम्बी लड़की के चेहरे पर मारी, जिससे वह दूर जा गिरी। मई जो अब भी जमीन पर थी, उसे देखकर समझ नहीं पाई और हैरानी से पूछा कि उसका भाई वहां क्या कर रहा है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। आवाज ने पास के एक और ज़ॉम्बी का ध्यान खींचा। जो शियाओ ने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा कि उसकी इतनी जोर से मदद की चिल्लाहट सुनकर शर्मिंदगी हो रही है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसने आगे बढ़कर अपने नाइफ से एक सटीक वार किया और ज़ॉम्बी का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने कहा कि वह यहाँ उसे बचाने नहीं, बल्कि उस पर हंसने आया था। मैंने भी उसे बेवकूफ कहा। इस बीच ज़ॉम्बीज की एक पूरी भीड़ स्कूल को घेरने लगी थी। वापस लौटते वक्त उन्होंने देखा कि एक ज़ॉम्बी सड़क के बीचों बीच एक बॉडी को खा रहा था, लेकिन उसे एक पिकअप ट्रक ने बुरी तरह से कुचल दिया था और जाहिर है कि उसे चला रहा था जो शियाओ। मैं थोड़ी नर्वस होते हुए भी बोली कि यह सब एक ज़ॉम्बी गेम जैसा लग रहा है, बस बहुत ज्यादा रियलिस्टिक। डर के बावजूद उसने कहा कि जब जो ने उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बी को किक मारा तो वह पल इनक्रेडिबल था। जो शाह ने उसे कहा कि सब ठीक है, अगर वह रोना चाहे तो वह इस बार उस पर हंसेगा नहीं। फिर उसने समझाया कि दुनिया अब खत्म हो चुकी है। अब मैन ईटिंग ज़ॉम्बीज हर जगह है और हर किसी को सीखना होगा कि कैसे सरवाइव करना है। लेकिन उसने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बड़ा भाई वहां है और उसने वादा किया कि वह सब कुछ संभाल लेगा। उसने कहा कि पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा और मैंने जवाब दिया कि उसे अपने भाई पर विश्वास है। बाद में वे अंततः गांव वापस लौट आए। जब वे पहुंचे तो लोगों ने कहा कि वे आखिरकार लौट आए हैं। जो शाओ ने पूछा कि क्या घर पर कुछ हुआ था
और उसकी माँ ने जवाब दिया कि उन्होंने बस बाहर लोगों को चिल्लाते सुना था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर देखें। अब सब कुछ शांत था। जो को यह अजीब लगा क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसी रात 3 से 5 लोग गायब हो गए थे, लेकिन उसे याद आया कि म्यूटेंट ज़ॉम्बीज सूरज से डरते हैं, इसलिए अगर वे उस रात को सरवाइव कर पाते हैं तो दूसरा दिन घर को फोर्टिफाई करने के लिए काफी होगा। लेकिन वह जानता था कि रात कठिन होगी। उसके भाई ने फिर पूछा कि उसने इतने सारे रिसोर्सेज क्यों खरीदे थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हों। जोशा ने कहा कि वह बाद में सब कुछ समझाएगा और उसने अपने भाई और पिता से कहा कि सब सामान घर के अंदर ले चलो। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें घर की रक्षा करनी होगी। उसने ये भी कहा कि वह किसी को ढूंढने बाहर जा रहा है और जल्दी वापस लौटेगा। मैंने उस पर भरोसा करते हुए सबको कहा कि वे उस पर विश्वास करें क्योंकि उसका भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे पता है कि वह क्या कर रहा है। जब जोशा घरों की छतों पर दौड़ रहा था तो उसने भी सोचा कि मैं सही कह रही थी। उसका शरीर सच में अलग महसूस हो रहा था, जैसे टाइम ट्रैवल के बाद उसमें कुछ बदलाव आ गए थे। और अगर वह उस व्यक्ति को ढूंढ सके और अगर उसमें अब भी वही एबिलिटी है जो पिछली जिंदगी में थी तो वह बहुत बड़ी मदद होगी। इसी दौरान दूसरी जगह पर कई ज़ॉम्बीज एक दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे। बिल्डिंग के अंदर एक औरत सबको शांत करने की कोशिश कर रही थी, पूछ रही थी कि वे सब इतने घबराए हुए क्यों हैं। उसे लगा कि वे सब पागल ग्राहक हैं जो दुकान से कोई चीज मिस होने की शिकायत कर रहे हैं, ये जाने बिना कि वे असल में ज़ॉम्बीज हैं। अंदर के लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स से, लेकिन वह ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाला था। अचानक कोई अंदर घुसा, सब कुछ तोड़ता हुआ ज़ॉम्बीज को मारा और उन्हें उड़ाकर फेंक दिया। और जाहिर है वह था जो शाओ, जो सिर्फ एक ब्रेड नाइफ से लैस था और बड़ी आसानी से जगह को साफ कर रहा था। लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या वह जो है शाओ फैमिली वाला। फिर उसने सीधे उस औरत की ओर देखा जो वहां खड़ी थी, वही व्यक्ति जिसे वह ढूंढ रहा था। उसके पास ही एक ज़ॉम्बी हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जो ने आगे बढ़कर उस क्रीचर का सिर बहुत आसानी से बीच से काट दिया। वह औरत हैरानी से उसे देख रही थी और पूछा कि क्या वह सच में जो है और वह वहां क्या कर रहा है। जो शाओ ने उसका चेहरा पकड़ा, ध्यान से देखा और सोचा कि अच्छी बात है कि उसके मुंह या आंखों में खून के छींटे नहीं थे, यानी वह सेफ थी। फिर उसने मन ही मन कंफर्म किया कि वह वाकई जिया बिंग है, बस अभी उसके पास वो सारी पावर नहीं थी जो उसकी पास्ट लाइफ में थी। जो ने बिंग से पूछा कि क्या उसे कोई चोट लगी है, एक छोटी सी खरोंच भी, और बिंग ने जवाब दिया कि नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। फिर भी लोग पूरी तरह से शॉक में थे। एक व्यक्ति ने कहा कि प्रॉब्लम यह थी कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी पूछा कि क्या जो को बस यूं ही लोगों को मार देने का हक है। जो ने समझाया कि उसने किसी इंसान को नहीं मारा, वे लोग अब इंसान नहीं रहे, वे ज़ॉम्बीज बन चुके थे। अब उन्हें सिर्फ खून चाहिए था। अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो वे सब उन जैसे बन जाते। हैंक गुस्से से बोला कि ज़ॉम्बीज जैसा कुछ नहीं होता और जो से कहा कि मजाक करना बंद करे, ये कोई मूवी नहीं है। उसने कहा कि जो ने अभी अभी लाओजांग को मार डाला और उसकी पोती भी स्कूल से वापस नहीं आई, उसकी पत्नी भी नहीं लौटी। अब वह सोचने लगा कि शायद जो सच बोल रहा है। हंग चिंतित था और बोला कि अगर ये सब सच है तो हमें तुरंत सबको इसकी जानकारी देनी चाहिए। किसी ने सुझाव दिया कि पुलिस और विलेज कमेटी को बुलाया जाए, लेकिन जो ने जवाब दिया कि अब ये सब बेकार है। तभी लिंग वहां आया और सबको ध्यान देने को कहा। उसने जो को मर्डरर कहा और पूछा कि ये कौन सी मेथड है। उसने कहा कि जो ने दर्जनों लोगों को मार डाला है और पुलिस को बुलाना अब व्यर्थ है क्योंकि ये सीमा पार कर चुका है। भीड़ उग्र हो गई, सब लोग चिल्लाने लगे कि हत्यारे को पकड़ो, और इस बार वो हत्यारा था खुद जो। लिन जे ने कहा कि जो ज़ॉम्बीज का बहाना बना रहा है सिर्फ अपने क्राइम्स को जस्टिफाई करने के लिए, और उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या अब वह कहेगा कि उसके पास सुपर पावर्स है। इसी दौरान बिंग जो की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी और चिल्लाकर सबको चुप होने को कहा। उसने समझाया कि असल में जो ने सबको बचाया है। उसने कहा कि गांव के लोग खुद पूरी तरह से कंट्रोल खो चुके थे और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। सबने ये होते हुए देखा था। जो ने बिंग का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि अब बहुत हो गया। उसने कहा कि वह सबको साबित कर सकता है कि वे सच में ज़ॉम्बीज थे। उसने कहा कि उसे यकीन है कि वहां मौजूद कुछ लोगों के परिवार के सदस्य गायब हो चुके होंगे, है ना? जो ने फिर कहा कि जो कोई भी ये जानना चाहता है कि वे सच में ज़ॉम्बीज हैं या नहीं, वह आगे आए, क्योंकि लिनी सबसे ज्यादा जिद पर था, सवाल और आरोप लगा रहा था। जो ने उसे सीधे पूछा कि क्या वह खुद देखना नहीं चाहता, क्या उसमें इतनी हिम्मत है? जो बहुत अजीब लग रहा था। आखिरकार सुबह उसने अपनी सारी लाइव स्टॉक बेच दी थी और बहुत सारे रिसोर्सेज खरीदने निकल गया था, यहाँ तक कि उसने गन पाउडर भी जमा किया, और अब रात में ये सब हो रहा था। लेकिन लिन के दिमाग में चाहे उस पागल इंसान कुछ भी पता हो,
वह खतरनाक था और उसे मरना ही चाहिए। फिर जो ने कहा कि गांव में कई लोग गायब हो चुके हैं और पास ही एक जगह है जो पूरी तरह से इनएक्सेसिबल है, वो बस गांव के पीछे का जंगल है। उसने फिर पूछा कि क्या लिन अब भी यही कहता है कि जो चीजें उसने मारी थी वे ज़ॉम्बीज नहीं थी, और कहा कि अगर ऐसा है तो उसे खुद जाकर वहां देखना चाहिए। उसने जानना चाहा कि क्या लिन डर रहा है। ली ने जवाब दिया कि वह एक नॉर्मल इंसान है और जाहिर है कि वह डरा हुआ है, खासकर किसी ऐसे किलर के साथ, लेकिन गांव के भले के लिए वह वहां जाने को तैयार है। उसने कहा कि वह जाएगा, लेकिन वह अपने साथ कुछ भरोसेमंद लोग भी ले जाएगा और पूछा कि क्या जो को कोई आपत्ति है। जी ने सोचा कि इस तरह वह जल्दी या देर से जो से सब कुछ उगलवा लेगा। बिंग ने कहा कि वह भी जाएगी। न्यू ने उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि यह उसके लिए बहुत डेंजरस है। वांग ने कहा कि वास्तव में किसी को भी ये नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन बिंग ने समझाया कि अब उन्हें गांव का ख्याल रखना होगा क्योंकि ना कमेटी वहां थी और ना ही सेक्रेटेरिएट। उन्हें अब ये जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर जो ने पूछा कि क्या विलेज सेक्रेटरी सच में वहां नहीं है और जानना चाहा कि वह कहां गया। बिंग ने कहा कि दोपहर में वह लोगों के गायब होने की बात से बहुत परेशान हो गया था और उन्हें ढूंढने अकेले ही चला गया, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा। होंग ने कहा कि उसकी पत्नी भी गायब है और उसका भी कोई पता नहीं चला है। जो ने सोचना शुरू किया और उसे लगने लगा कि उसे शायद अंदाजा है कि क्या हुआ होगा। हैंग ने कहा कि वह भी साथ चलेगा ताकि सब कुछ देख सके। हैंग ने उनसे सहमति जताई और कहा कि बिंग ठीक कह रही है, क्योंकि सेक्रेटरी वहां नहीं है, वे बस यूं ही खड़े नहीं रह सकते। और फिर जो ने तो पहले ही दिखा दिया था कि क्या चल रहा है। एक गांव के अधिकारी के रूप में उन्हें पूरे हालात को समझना होगा। आखिरकार न्यू ने भी मान लिया, लेकिन कहा कि वह अपनी अलग कार में जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे उसका इंतजार करें। जब वे आखिरकार उस जगह पहुंचे तो उन्होंने एक अबैंडन कार देखी और पहचान लिया कि वह गांव के सेक्रेटरी की कार थी। न्यू ने इंजन को एनालाइज किया और कहा कि वह लगभग ठंडा हो चुका है, जिससे पता चलता है कि वह गाड़ी को छोड़े बहुत देर हो चुकी है। वांग ने कहा कि उसने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन तो बजा ही नहीं। इसी दौरान जो गहरी सोच में डूबा था। उसे याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में ज़ॉम्बीज की पहली हॉर्ड ठीक 3 दिन बाद आई थी। उसे साफ साफ याद था कि वह हॉर्ड इसी जगह से आई थी। तब मैन पावर इतनी नहीं थी कि प्रॉब्लम के सोर्स की जांच की जा सके। अगर सब कुछ पहले जैसा ही होता तो ये काम नहीं करता। हालात और भी बिगड़ने से पहले उसे खुद ही उस हॉर्ड को खत्म करना होगा। और सबसे अहम बात, अगर वह ऐसा कर पाता तो वह बिंग का ट्रस्ट हमेशा के लिए जीत सकता था। जो ने सबको कंफर्म किया कि वे सही जगह पर हैं और आदेश दिया कि वे अपना रास्ता जारी रखें, लेकिन बहुत सावधानी से, क्योंकि अभी यही एकमात्र रास्ता है। एलजी पीछे चल रहा था अपनी गैंग के साथ, सिर्फ देखता हुआ और शक में डूबा हुआ। बाद में जब वे अब भी सेक्रेटरी को ढूंढ रहे थे, बिंग ने कहा कि यह फॉरेस्ट बहुत बड़ा है और वह अपने सामने सिर्फ 2 फीट तक ही देख पा रहा है। जो ने जमीन का जायजा लिया और कहा कि वे यकीनन यहाँ से गुजरे हैं। वहाँ ताजा फुटप्रिंट्स थे, टूटे हुए ब्रांचेस, फटी हुई पत्तियां और यहाँ तक कि खून के धब्बे भी पड़े थे। उसने समझाया कि लोग अभी अभी वहाँ से गुजरे हैं। दिल ही दिल में जो जानता था कि यह ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की एक टिपिकल निशानी है। जब ज़ॉम्बीज बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं तो इस तरह के ट्रेल्स अक्सर दिखाई देते हैं। यह आखिरकार ज़ॉम्बी म्यूटेशन डिजास्टर का पहला दिन था। जल्द ही वे एक केव तक पहुंच गए। जो ने सबको रुकने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि अगर बहुत सारे लोग अंदर गए तो वह बहुत ही डेंजरस होगा। उसने कहा कि वह अकेले अंदर जाकर हालात देखेगा। ले ने पूछा कि क्या वह इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर है, और फिर यह भी हिंट किया कि अगर वहां कोई मर्डर सीन हो तो शायद वह सिर्फ एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ग्रुप पूरी तरह से चुप था और जाहिर है सब टेंस थे। जो ने गुस्से में जवाब दिया कि लिंग अब तक का सबसे बड़ा कावर्ड है जिसे उसने कभी देखा। उसने कहा कि अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो वह खुद जाकर उस केव को देख सकता है और अगर चाहे तो उसके पीछे भी आ सकता है। लिंग डर गया और सोचने लगा कि क्या जो सच में उसे उस वक्त मारने का सोच रहा है। वह और ज्यादा सस्पिशियस हो गया। सोचने लगा कि हो सकता है इस लड़के ने उस केव में कोई बड़ा सीक्रेट छिपा रखा हो। ठीक उसी वक्त एक ज़ॉम्बी केव के अंदर से निकलकर हमला कर देती है। वह एक औरत थी जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। हैंग ने उसका चेहरा तुरंत पहचान लिया। वह उसकी अपनी पत्नी थी। वह घबराकर चिल्लाया कि वह वहां क्या कर रही है। उसने कहा कि वह उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था, लेकिन जो ने तुरंत उसे पास आने से मना कर दिया। जैसे ही वह औरत उसे काटने की कोशिश करती है, जो उसके हमले को अपने नाइफ से रोक लेता है। फिर उसने साफ कर दिया कि वह अब वह औरत नहीं रही जिसे वे जानते थे, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसका सिर बीच से काट डाला। बिल्कुल जाहिर है इससे होंग को गहरा सदमा लगा।
वह इस पर विश्वास नहीं कर पाया और चिल्लाया कि जो को उसकी पत्नी को मारने की सजा चुकानी होगी। उसने एक बैट उठाया, खुद को तैयार किया और जो पर हमला करने की तैयारी करने लगा, जबकि ग्रुप के बाकी लोग ये सब तनाव में देख रहे थे। लिन जे इस सब में जैसे मजा ले रहा था, जैसे उसे ये कंफ्यूजन बहुत पसंद आ रहा हो। बिना ज्यादा सोचे हुआंग ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो ने उसे आसानी से हराया, एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। जो ने फिर कहा कि उसे गुस्सा होना ठीक है अगर वह उसे नफरत करता है, ठीक है अगर उसे सब कुछ का पछतावा है, लेकिन इस सच्चाई से फर्क नहीं पड़ता कि वह औरत अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसे मारना ही पड़ा। उसने कहा कि वह सिर्फ उन लोगों की रक्षा करना चाहता है जो अब भी जिंदा है। हुआंग, जो गुस्से और दुख में पूरी तरह से टूट चुका था, बोला कि ये सब बकवास है। उसने कहा कि जिस औरत को जो ने मारा वह उसकी प्यारी पत्नी थी और पूछा कि जो क्या करेगा अगर कोई उसके पूरे परिवार को उसके सामने मार डाले। तभी जो को अपनी पिछली जिंदगी का वो दृश्य याद आया जब उसने अपने पूरे परिवार को मरा हुआ देखा था। वह कुछ पल चुप रहा, उसे अब्सॉर्ब करता रहा, फिर उसने सीधे देखा। हुआंग ने जो से पूछा कि क्या उसमें सच में इतनी हिम्मत है कि वह फिर से ऐसा करे, और बिना कुछ सोचे जो ने हांग की गर्दन इतनी जोर से पकड़ ली कि सब चौंक गए। उसके चेहरे पर एक ठंडी नजर थी और गुस्से से भरा हुआ था। जो ने कहा कि वह उस पर बहुत ज्यादा दयालु हो रहा है। उसे याद आया कि वह वहां उसकी जगह पर इसलिए था क्योंकि लोग उसे मर्डरर कह रहे थे। फिर भी उसने उन्हें 2 बार बचाया था और बदले में यही मिला। जो ने दृढ़ता से कहा कि अगर कोई भी उसके परिवार को छूने की कोशिश करेगा तो वह बिना एक पल गंवाए उन्हें मार डालेगा। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लिंज वहीं खड़ा रहा और बोला कि उसने तो पहले ही कह दिया था कि जो एक खूनी पागल है। तभी वहां कोई और उसे रोकने आया। वह कोई और नहीं, जो का अपना भाई था, जो बिना हिचकिचाहट के उसके पास आया। लेकिन जो तो जैसे ट्रांस में था, उसे पास आता हुआ भी नहीं सुना। उसके भाई ने देर किए बिना उसके सिर पर जोरदार हेडबट मारा। हैंग उस वार से बच गया और जो होश में आया जैसे वह हिरते हुए सच में जा गया हो। जो ने भ्रमित होकर पूछा कि उसका भाई वहां क्या कर रहा है। भाई ने जवाब दिया कि आखिरकार ट्रांस से बाहर आया है। उसने कहा कि वहां इसलिए आया क्योंकि जो बहुत देर से घर से बाहर था और बहुत चिंतित था। गिरे हुआंग ने रोते हुए कहा कि सब उसकी गलती थी, वह अपनी पत्नी को बचा नहीं सका। जो के भाई ने उसके पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि इस तरह टूटे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने कहा कि जो ने सबको बचाकर बिल्कुल सही किया है। वह हुआंग के दुख को समझता, लेकिन अगर उन्हें किसी से नफरत करनी है तो उससे करें, पर अब उन्हें हकीकत का सामना करना होगा। एक विलेज ऑफिशियल के रूप में हुआंग अब भी जरूरी था। हैंग भावुक हो गया, उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि यह सच है, अब भी कुछ लोग हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। उधर जो सोचने लगा कि उसका भाई अब भी वैसा ही है, उतना ही समझदार और दयालु जैसे पहले था। उनकी पर्सनालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी। उसका भाई हमेशा गांव का पॉपुलर लड़का रहा था, सबका दोस्त, लेकिन चाहे कुछ भी हुआ हो उसने हमेशा जो की रक्षा की। जो ने हल्के से भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिल में उसने ठान लिया था इस बार वह अपने भाई की रक्षा करेगा। तभी उन्होंने सुना कोई आवाज गुफा के अंदर से आ रही थी। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। बिंग ने तुरंत आवाज पहचान ली, ये विलेज सेक्रेटरी की आवाज थी, लेकिन जो ने उसे रोका और कहा कि वहां अंदर कुछ गड़बड़ है। तभी गुफा से कई चीखें सुनाई देने लगी। एक आदमी ने लिंजी की ओर देखा और पूछा कि क्या वह अब भी मानता है कि ज़ॉम्बीज असली नहीं हैं, क्योंकि अब तो वह खुद मानने लगा है। लेकिन फिर भी लिंजी अड़ा रहा और बोला कि ज़ॉम्बीज तो सिर्फ मूवीज में होते हैं। तभी एक बड़ा मस्कुलर आदमी आगे आया और बोला कि वह खुद अंदर जाकर देखेगा। उसने जोर से चिल्लाया कि जो भी अंदर है बाहर आ जाए, लेकिन अगले ही पल उसे जोर से खींच लिया गया और वह तुरंत मारा गया। उसका शरीर बाहर फेंका गया, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ आधा हिस्सा ही जमीन पर गिरा। एक पूरी हॉर्ड ऑफ ज़ॉम्बीज अंधेरे से बाहर निकल आई, दर्जनों की संख्या में, जो गुफा के मुहाने पर जमा हो गए थे। जिस ज़ॉम्बी ने उस आदमी का आधा शरीर फाड़ा था, उसने उस कॉप्स को ऐसे फेंका जैसे कोई खिलौना हो। अब सब घबरा गए, यहाँ तक कि लिंजी भी, जो अब तक बहुत बहादुर बन रहा था। ज़ॉम्बीज ने तेजी से हमला किया। जो ने देखा कि वे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा थे। अगर वे भाग भी जाते तो भी कोई ना कोई जरूर मारा जाता। उसने चिल्लाकर कहा कि सब उसके पास रहें, लेकिन उसका भाई आगे भागा। ज़ॉम्बीज को ऐसे घून से मार रहा था जैसे कोई ट्रेनिंग कर रहा हो। उसने कहा कि क्या जो सच में सोचता था कि वह अकेला ही हीरो बनेगा। कई ज़ॉम्बीज गिरने के बाद भी उठ खड़े हुए। जो के भाई ने हैरानी से पूछा कि क्या इन चीजों की कोई कमजोरी है। जो ने बताया कि उनकी सिर्फ एक कमजोरी है, उनका ब्रेन, वो भी सनलाइट में। उसने ये भी कहा कि उसका भाई बिल्कुल भी रस्टी नहीं हुआ है। भाई ने जवाब दिया कि उसे तो हमेशा तैयार रहना पड़ता है।
अपने भाई से निपटने के लिए। जो ने पूछा कि क्या वे वही पुरानी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, और बिंग जो सब देख रही थी उनकी सिनर्जी देखकर प्रभावित हो गई। जो का भाई बोला, हाँ वही स्ट्रेटजी। वह पहले अटैक करेगा और जो उसका साथ देगा। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ ने फिर से हमला किया, दोनों भाइयों ने सबसे पहले पलटवार किया। जो का भाई आगे बढ़ा, अपने घूंसे से सामने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ को गिरा दिया, और जो ने अपने नाइफ से उन सब की गर्दनें काट दी जो अब भी खड़े होने की हिम्मत कर रहे थे। इस बीच जो चिल्लाया कि जो लोग अब भी जिंदा हैं वे ज़ॉम्बीज़ पर फ्लैशलाइट चलाएं और उनके सिर पर एम करें। उसने ये भी चेतावनी दी कि कोई भी किसी हालत में कटे या कटा न जाए। हैंग और यू भी अब अपने हिस्से का काम करने लगे थे। उन्होंने आखिरकार उन 3 ज़ॉम्बीज़ को मार गिराया जो सिर्फ उन्हें ही निशाना बना रहे थे। थके हुए हुआंग ने कहा कि अकेले इससे निपटना बहुत एग्जॉस्टिंग था। उसने सोचा कि जो के परिवार के दोनों भाई इतने आसानी से इससे कैसे निपट पा रहे हैं। न्यू ने समझाया कि वे दोनों मास्टर जेन की मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल्स हैं और कोई भी प्रोफेशनल इन दोनों से भिड़ने में सोचता। हैंग ने कहा कि अब सोचता हूँ अच्छा हुआ कि जब वह जो को मारने जा रहा था तब सबने उसे रोका, वरना वह बुरी तरह से पिट जाता। तभी वह आखिरी ज़ॉम्बी भी जमीन पर गिर पड़ा। जो का भाई हाफता हुआ उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तू इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया? जो ने कहा, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन बस तभी अगर तुम अच्छे से रिक्वेस्ट करो। उसने बिंग से भी कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह फिर भी थोड़ी घबरा गई। जो का भाई बोला, इसको लोगों को कंफर्ट करना बिल्कुल नहीं आता। बिंग ने जो कुछ भी उन्होंने किया उसके लिए आभार जताया, लेकिन उसका भाई बोला, ये सब जो ने किया है, उसी को थैंक करना चाहिए। जो ने कहा, मैं बाकी लोगों को चेक करता हूँ। उसी वक्त लिंजा के एक आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। असल में उनके कई आदमी मदद के लिए चिल्ला रहे थे, आवाजें दे रहे थे। बॉस यानी कि लिन खुद भाग रहा था। वह एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और अपने सारे आदमियों को मरते हुए सुन रहा था। तभी जो वहां आया और बोला कि लिन बहुत लकी है क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, और बोला कि वो वहीं छुपा रह सकता है, लेकिन कोई आवाज नहीं करनी चाहिए। लिन डर गया था, उसे लगा कि वो कमीना उसे भी मार सकता है। बाद में एक केव के पास वे लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे क्योंकि उन्होंने गांव के सेक्रेटरी की आवाज सुनी थी। वहां सच में कोई जिंदा था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। बिंग ने तुरंत पहचान लिया और कहा कि ये तो उसी की आवाज है। जो ने सबको पीछे रहने को कहा क्योंकि वो और उसका भाई अंदर जाकर चेक करेंगे। उसने हुआंग, बिंग और न्यू से कहा कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। जो ने समझाया कि ज़ॉम्बी से घिरे लोगों को बचाना बहुत डेंजरस है और लड़ाई के समय वे कोई मदद नहीं कर पाएंगे बल्कि बोझ बन सकते हैं। उसने कहा कि अभी सबसे अच्छा यही होगा कि वे गांव वापस जाकर उन लोगों को वार्न करें जिन्हें अभी तक खबर नहीं मिली है और तैयारी करें। न्यू ने सहमति जताई और कहा कि वो सही कह रहे हैं क्योंकि बाकी लोगों को उनकी जरूरत है। फिर भी बिंग सीधे मुंह फेरने को तैयार नहीं थी। जो सोच रहा था कि अब और लोगों को मरने नहीं दे सकता। पहले उसे उस बड़ी ज़ॉम्बी होड़ के ओरिजिन को समझना होगा जो आने वाली थी। उसने फैसला किया कि बचे हुए लोगों को बिंग के हवाले कर देगा। बाद में केव के अंदर जो के भाई ने उससे पूछा कि क्या उसे यकीन है कि सेक्रेटरी वाकई अंदर है, क्योंकि उसी केव से पूरी हॉर्ड निकली थी। जो ने जवाब दिया कि असल में उसे यकीन नहीं है। उसने कहा कि अगर सेक्रेटरी को काट लिया गया है तो उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वो जो आवाज थी वो किसी इन्फेक्टेड इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसका भाई भी यही उम्मीद कर रहा था। उसने बताया कि बिंग ने यूनिवर्सिटी हाल साल में विलेज एम्प्लॉई के तौर पर काम करना शुरू किया और विलेज सेक्रेटरी ने ही उसे वहां की जिंदगी के साथ अडेप्ट करने में मदद की थी, इसीलिए वह सेक्रेटरी को लेकर इतनी वरीड थी। अचानक जो को एक आवाज सुनाई दी और उसने सबको रुकने का इशारा किया। फिर उन्होंने एक लाश देखी जिसके सीने में बहुत बड़ा होल था। जो को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि यह बाकी ज़ॉम्बी से अलग था। वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। वह हब्स एक ऑर्डिनरी लाश बन चुका था और जो सोचने लगा कि यह होल कैसे हुआ होगा। तभी जो के भाई ने पीछे किसी को देखा और सोचा कि सेक्रेटरी है। उसने फ्लैशलाइट उस पर डाली जो मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं था, वो एक ज़ॉम्बी था। जो को तुरंत समझ में आ गया कि वो एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी है और उसने आसानी से उसे दूर फेंक दिया। जब वो मॉन्स्टर फिर से हमला करने की कोशिश करने लगा, जो के भाई की फ्लैशलाइट की रोशनी में वो घबरा गया और उसने चिल्लाकर कहा कि उन्हें भागना होगा। बाद में जंगल में जो के भाई ने पूछा कि वो किस टाइप का ज़ॉम्बी था। जो ने बताया कि वो अब भी एक ज़ॉम्बी है, लेकिन एक म्यूटेंट। तभी केव से बहुत सारे बैट्स एक स्वार्म की तरह निकलने लगे, जैसे किसी चीज से डरकर भाग रहे हो। उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी की टेंटिकल्स ने जो के भाई को बहुत जोर से मारा, जिससे उसका फ्लैशलाइट टूट गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब ज़ॉम्बी ने उसे काटने की कोशिश की तो उसने टेंटिकल को दूर किया, लेकिन उसे लगा कि वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें अर्जेंटली लाइट चाहिए। तभी टनल के एंड पर लाइट दिखाई दी। एक कार हाई स्पीड पर आई और ड्राइवर थी बिंग।
उसने सीधा उस म्यून ज़ॉम्बी को टक्कर मार दी और उसे एक पेड़ सेट कराकर कुचल दिया। काम खत्म करने के लिए जो ने दौड़कर उस मॉन्स्टर के सिर में नाइफ घुसेड़ दी। बिंग ने पूछा कि क्या सब ठीक है और वो मॉन्स्टर कौन था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सेक्रेटरी था। उस वक्त जो के भाई ने माफी मांगी और कहा कि अब वो सिर्फ अपने परिवार पर ही भरोसा कर सकता है। जो सोचने लगा कि ऐसा सब फिर से क्यों हो रहा है। वह तो दोबारा पैदा हुआ था कि इस ट्रेजेडी को रोक सके, लेकिन वो अब भी अपने भाई को नहीं बचा सका। उसे म्यूटेंट याद आया और बिना समय गंवाए उसने अपना नाइफ उठाया और ज़ॉम्बी के शरीर को काटने लगा। उसका भाई पूछने लगा कि वो क्या कर रहा है और बिंग भी बहुत नर्वस हो गई। जाओ को पता था कि म्यूटेंट ज़ॉम्बीज लो रैंकिंग ज़ॉम्बीज को गैदर करते हैं ताकि ज़ॉम्बी डिजीज को अपने शरीर में अब्सॉर्ब कर सके। उनका मकसद होता है ज़ॉम्बी कोर को प्रोटेक्ट करना, जो कि सिर के डीप अंदर होता है। जो ने फिर अपने भाई को समझाया कि अब भी एक चांस है कि उस कोर में वही वायरस सोर्स हो सकता है जो उसके शरीर में है। अगर वो उसे खा ले तो एक छोटा चांस है कि वो एक स्किल यूजर बन सकता है जो ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून होगा, लेकिन एक बड़ा चांस ये भी है कि वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा, ठीक उसी की तरह जिसे वे अभी लड़े थे। बिना किसी हेजिटेशन के जो के भाई ने सीधे वो कोर निगल लिया और कहा कि उसे पहले ही बताना चाहिए था। उसने पूछा कि इसे असर करने में कितना टाइम लगेगा। जो ने बताया कि 2 दिन लगेंगे। फिर भाई ने कहा कि अगर वो 2 दिन में उस केव से बाहर ना निकले तो उसे वहां सील कर देना चाहिए, और अगर किसी तरह से वो स्किल यूजर बन गया तो जो को उससे जेलस नहीं होना चाहिए। जो ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि वो उसका इंतजार करेगा। उसी वक्त लिन, जो छुपा हुआ था और सब कुछ देख सुन रहा था, ने पूरी बात सुन ली और सोचा कि वो इस जानकारी का फायदा उठा सकता है। अगली सुबह जब जो उठा, उसके पिता पहले से काम कर रहे थे। बिंग ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रही थी। जो के पिता ने उससे पूछा कि उसे इतना अच्छा सामान कहाँ से मिला, तो जो ने कहा कि ये गन पाउडर है, मजाक नहीं। फिर भी उसके पिता बोले कि वो उसे एक छोटा बैरल दिला देंगे। उस वक्त बिंग वाकई में कोई मदद नहीं कर पा रही थी, बल्कि खुद ही पिट रही थी कोशिश करते हुए। जो ने सोचा, जैसी माँ वैसी बेटी। जो ने पूछा कि क्या कुछ ब्रेकफास्ट बचा है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वो बिजी है, अगर उसे खाना चाहिए तो खुद बना ले। जो ने सोचा कि वो अपने अंकल के घर जाकर कुछ खा लेगा, लेकिन उससे पहले ही कोई डोरबेल बजाने ही वाला था कि जो ने दरवाजा खोल दिया और पूछा कि वो वहां क्यों आई है। बिंग ने जवाब दिया कि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर जो कल हुआ उसके बाद, लेकिन वो जो से कुछ कहना चाहती थी। बिंग चाहती थी कि जो उसके साथ सिटी चले ताकि वे बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सके। जो और उसकी मां चुप रहे। जो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन बिंग ने बात जारी रखी। उसने कहा कि उसे बहुत बुरा लग रहा है जो कल उसके भाई के साथ हुआ। उसे सिर्फ बाद में समझ में आया कि उन्होंने इतना खतरनाक काम उसके कारण किया था। फिर भी उसने कहा कि जो सबसे स्ट्रांग इंसान है जिसे वो जानती है, और विलेज की भलाई के लिए उसे हालात को समझना जरूरी है। उसने कहा कि वो कुछ भी करने को तैयार है। उसे फर्क नहीं पड़ता अगर जो और उसका परिवार उससे नफरत करने लगे। वो सिर्फ जो की मदद चाहती थी ताकि वे गांव को बचा सके। जो की मां ने बीच में टोकते हुए कहा कि अब बहुत हो गया। उसने कहा कि अगर उसका बेटा कल वापस नहीं आया होता तो वो बिंग की गलती होती, लेकिन जब उसने फिर से सोचा तो उसे समझ आया कि बिंग ना भी होती तब भी जो वही करता। इसलिए जो ने मान लिया और उसकी मां ने उसे एक बहुत तीखी नाइफ दी। बाद में जब वे निकलने की तैयारी कर रहे थे, जो की मां ने कहा कि जो करना है करो, लेकिन फिर वापस लौट आना। उन्हें एक पैर से जाना है और दूसरे से लौटना है। बिंग ने कहा कि वे जल्दी लौट आएंगे, और जो ने अपनी मां से कहा कि वो दरवाजा अच्छी तरह बंद कर ले क्योंकि उन्हें सुरक्षित रहना होगा। उसकी मां ने कहा कि दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। उधर केव के अंदर जो का भाई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। उसे लगा कि शायद जो लौट आया है क्योंकि उसे किसी और के कदमों की आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि केव की जमीन से एक लिक्विड रिस रहा है, और जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो गैसोलीन था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसने केव के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया। उधर जो और बिंग टाउन की ओर ड्राइव कर रहे थे। रेडियो पर एक कंट्री सॉन्ग चल रहा था और बिंग गा रही थी। जो को लगा कि बिंग उन लोगों में से है जिन्हें अपनी आवाज का अंदाजा नहीं होता। बिंग को ये महसूस हुआ और उसने माफी मांगी और बताया कि जब वो बहुत नर्वस होती है तो गाना गा लेती है, लेकिन उसे ये तक नहीं पता कि वो अच्छा गाती है या नहीं। जो ने सोचा कि बिंग मौत से डरती है, लेकिन फिर भी विलेज के लिए अपना फर्ज निभाना चाहती है। उसने ये भी सोचा कि यकीनन ये वही इंसान है जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी में मिला था। बस इस बार जिंदगी में कई पॉसिबिलिटीज है और वो सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से चिपक नहीं सकता। जो जानता था कि बिंग अभी ज़ॉम्बी से निपटने के लिए ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो उसे किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने देना चाहता था। तभी उसने कहा कि अगर वो चाहे तो फ्यूचर में उसके साथ रह सकती है।
बिंग शर्म से लाल हो गई और पूछा कि क्या वो उसे अपने साथ रहने को कह रहा है। जो समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे लगा कि वो उसे नहीं बता सकता कि उसने सुपरनैचुरल पावर्स जागृत कर ली है या कि शायद बिंग भी कर सकती है। पिछली जिंदगी में बिंग कभी इस बात पर विश्वास नहीं करती, इसलिए उसे बहुत संभल कर सब समझाना होगा। जो ने कहा कि उसे उसकी जरूरत है और वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो। बिंग का चेहरा लाल हो गया, उसे लगा ये इजहार मोहब्बत है। तभी अचानक उन्हें सड़क पर एक भयानक नजारा दिखा। रास्ता पूरी तरह से बंद था, जैसे किसी बहुत बड़े लैंडस्लाइड ने सब ढक दिया हो। बिंग ने कहा कि इस रास्ते से अब वो शहर नहीं जा सकते। जो ने सोचा कि पिछली जिंदगी में ये रास्ता खुला था और उसे समझ में आया कि टाइम ट्रेवल के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। अगर ये रास्ता बंद है तो फ्यूचर में सप्लाईज लाना भी मुश्किल होगा। जो ने कहा कि बेहतर यही होगा कि वे विलेज लौट जाए और फिर सोचे क्या करना है। वापसी में उसने सोचा कि जो सामान उसके घर में है वो कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ना कोई सिग्नल था, ना ही सिटी का एक्सेस, और उसे पूरे मामले को लेकर बहुत बुरा एहसास होने लगा। फिर अचानक उनकी कार एक ट्रैप में गिर गई, जिससे टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी स्किड करने लगी, लेकिन जो ने समय पर ब्रेक मार दिया। बिंग बहुत डर गई, लेकिन जो पहले से जानता था कि ये सब जानबूझकर किया गया है। तभी लिन सामने आया और बोला कि जो बहुत जल्दी समझ जाता है। उसके हाथ में गन थी और उसने कहा कि उसे जो और उसकी जस्टिस वाली भावना से जलन होती है। जो गुस्से में था और सोच रहा था कि ये कमीना अब क्या चाहता है। लिन ने बताया कि जो ने कल रात उसके कई भाइयों को मार डाला था और एक बड़े भाई होने के नाते उसे उनका बदला लेना है। जो ने जवाब दिया कि अगर उसे अपने भाइयों का बदला लेना है तो उसे ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहिए, ना कि उसे। लेकिन कल रात जो उसने देखा, उससे तो लिन किसी भी चीज से ठीक से नहीं निपट पा रहा था, ना ज़ॉम्बीज़ से, ना किसी और चीज से। लिन ने कहा कि वो उसे यही मार देगा। जो ने पूछा कि क्या वो श्योर है। कुछ पल की चुप्पी के बाद लिन ने गोली चलाई, लेकिन जो पर नहीं, बल्कि बिंग की टांग पर। तभी जो ने कहा कि अब वो मरा हुआ है। लिन ने मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या वो गुस्से में आ गया है। उसने कहा कि किसी को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उनके आसपास वालों पर हमला करना। लिन ने फिर कहा कि वो एक बात बताना भूल गया था। उसने कहा कि उसने कल रात जो के भाई की आवाज सुनी थी। चूंकि अब कुछ करने को नहीं बचा था, उसने खुद ही केव में ब्लास्ट कर दिया। ये सुनकर जो इतना फ्यूरियस हो गया कि नाइफ लेकर लिन पर टूट पड़ा। बिंग जो घायल थी बहुत परेशान थी। लिन हंसते हुए बोला कि जो एक इडियट है और वो तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन लिन को नहीं पता था कि उसके बगल में एक क्रीचर था। एक बहुत बड़ा वुल्फ आया और एक ही बार में लिन का हाथ चबा गया। जो ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक हाई टियर ज़ॉम्बी वुल्फ है। उधर मैं घर पर बोर हो रही थी। उसने खुद से कहा कि उसका भाई अब तक आया क्यों नहीं, और वो सोचने लगी कि वे अब तक क्यों नहीं लौटे। तभी हैंग और न्यू ने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या जो घर पर है। मैंने जवाब दिया कि वो बाहर है और पूछा क्यों। हैंग ने कहा कि वो होराइजन की तरफ देखे। जब मैंने अपने फोन का जूम किया तो वो पूरी तरह शॉक्ड रह गई। एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बी होर्ड विलेज की ओर बढ़ रही थी। उसी समय लिन मरने वाला था। फिर भी उसे लगा कि कम से कम जो भी अब इस हालत से जिंदा नहीं निकल पाएगा। ज़ॉम्बी वुल्फ ने जल्दी ही समझ लिया कि जो बड़ा खतरा है और सीधा उस पर झपटा। लेकिन जो ने मुकाबला किया और बड़ी आसानी से उस ज़ॉम्बी वुल्फ के सीने और पेट को काट डाला। उसने सोचा कि शुक्र है ये दिन का वक्त है, इसलिए वुल्फ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर रात होती तो वहां हर कोई मर चुका होता। जो जानता था कि उसे सूरज ढलने से पहले उस वुल्फ को मारना ही होगा। तभी उसने शुरू किया। जो ने ज़ॉम्बीज़ की चीखें सुनी। पूरी की पूरी होड़ आ रही थी। जो हैरान था, सोच रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसके दिमाग में विलेज सेक्रेटरी था जो इस होड़ का सोर्स था, लेकिन वो तो अब मर चुका था। फिर भी ज़ॉम्बीज़ क्यों आ रहे थे? थोड़ा सोचने पर जो को समझ आया कि शायद असली सोर्स सेक्रेटरी नहीं था, बल्कि वो बैट था जिसने सबको इन्फेक्ट किया था। तभी ज़ॉम्बी वुल्फ ने फिर से उस पर हमला किया और जो को समझ आ गया कि ये अच्छी बात नहीं थी। जब उसने ध्यान से देखा तो जो घाव उसने वुल्फ को दिए थे वो पूरी तरह से रिजेनरेट हो चुके थे। उस वुल्फ की रिजेनरेशन बहुत ही ज्यादा थी। वो अब जो को खा जाने को तैयार था। लेकिन उसी समय उस केव में कुछ हुआ जो एक्सप्लोजन के बाद पत्थरों से ढकी हुई थी। एक इंसान बाहर निकलने में कामयाब रहा और वो था जो का भाई, जो अब लगता था एक स्किल यूजर बन चुका था। उसी वक्त बिंग पूरी तरह से घबरा गई क्योंकि ज़ॉम्बी वुल्फ ने जो का सिर काट लिया था। लेकिन वुल्फ के मुंह के अंदर जो को एक अजीब एनर्जी महसूस हुई। वो उस एहसास को पहचान गया और एक जबरदस्त वार में उसने वुल्फ के सिर को चीर डाला और बार बार पूरे गुस्से से वार करने लगा। बिंग को समझ ही नहीं आया कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। जो ने उस ज़ॉम्बी वुल्फ को टुकड़े टुकड़े कर दिया और क्रीचर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो ने बिंग से कहा कि अब सब ठीक है,
कम से कम फिलहाल के लिए वो जगह सुरक्षित है। बिंग अब भी सांसें लेती हुई बोली कि उसे बहुत राहत महसूस हो रही है कि जो ठीक है। उसने कहा कि उसे फिक्र थी, लेकिन साथ ही उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जो संभाल लेगा। जो ने कहा कि उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो सोच रहा था कि शायद उसमें कोई फिजिकल पावर जाग चुकी है। उसने सोचा कि पिछली जिंदगी में उसने कभी नहीं सुना था कि कोई ज़ॉम्बी को खाए बिना जागे। जो ने फिर कहा कि अब बात करने का वक्त नहीं है क्योंकि वे गिरे हुए हैं। थोड़ी ही देर में पूरी हॉर्ड सड़क पर आ गई। जो ने बिंग की तरफ देखा जो घायल थी और कहा कि वो उसे उठाकर ले जाएगा। उसने कहा कि वो कसकर पकड़े क्योंकि सफर बहुत उबड़-खाबड़ होगा। सूरज ढलते वक्त ज़ॉम्बीज जो का पीछा कर रहे थे जो पूरे जोर से दौड़ रहा था और बिंग उसकी पीठ से चिपकी हुई थी। उसकी फिजिकल एबिलिटीज अब बहुत बेहतर हो चुकी थी, जिससे वह पेड़ों को पार कर पा रहा था और विलेज को दूर से देख पा रहा था। लेकिन उसने देखा कि अब भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे हैं। जो ने सोचा कि अगर वो रुककर उन्हें मारे भी तब भी बिंग की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। तभी अचानक ज़ॉम्बीज पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एक कार सड़क पर आई और हर तरफ एक्सप्लोसिव्स फेंकने लगी। जैसे ही कार रुकी, जो ने पहचान लिया कि वो उसके पिता और मई थे। सभी जल्दी से कार में बैठ गए और ज़ॉम्बी होर्ड से भाग निकले। जो के पिता ने कहा कि ये सब शाओ परिवार की खासियत है। मई एक्साइटमेंट से भरी हुई मोलोटोव कॉकटेल ज़ॉम्बीज पर फेंकने लगी और उन्हें उड़ा दिया। लेकिन जब एक ज़ॉम्बी जो जल रहा था पास आ गया तो जो के पिता ने कहा कि अब वो उसे एक और गिफ्ट देंगे। उन्होंने एक और एक्सप्लोसिव सिगरेट के साथ फेंका, जिससे इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ कि कार कुछ मीटर तक आगे उछल गई। मैं चिल्लाई कि ये कितना मजेदार है। इस कंफ्यूजन के बीच जो को एक बात याद आई। कार की सीट के नीचे एक सीक्रेट सप्लाई कंपार्टमेंट था। उसने उसे खोला और वाकई में वहां एक सूटकेस मिला जिसमें जरूरी सामान जैसे दवाइयाँ, गॉज और अन्य एसेंशियल चीजें थी। मैंने उनसे कहा कि वो सब उसे पास करे और फिर पूछा कि क्या जो को सच में लगता है कि वो ऐसे ही किसी लड़की की लेग को कैजुअली छू सकता है या फिर उनका कोई खास रिश्ता है। बिल्कुल बिंग इस कमेंट पर बेहद शर्मिंदा हो गई। जो ने मई को लिटिल ब्रैट कहकर जवाब दिया और फिर अपने पिता से पूछा कि विलेज की हालत कैसी है। उसके पिता ने जवाब दिया कि सब कंट्रोल में है, अब तक ज़ॉम्बीज वहां नहीं पहुंच पाए हैं। जो ने फिर पूछा कि क्या वो सारी डायनामाइट उसके पिता ने बनाई थी। उसके पिता ने जवाब दिया कि बिल्कुल, जब वो यंग थे तो एक्सप्लोजन के पीछे पूरी तरह पागल थे और रोज स्टडी करते थे। उन्होंने बताया कि जब वे माइन में काम करते थे तब वे एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट थे और जब सारा ओर निकाल लिया गया तो वो अपनी डायनामाइट का इस्तेमाल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि शादी के बाद सोचा था कि घर पर कुछ गेम खेलेंगे, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी इजाजत नहीं दी। जो ने तब पूछा कि पिछले साल किचन में जो एक्सप्लोजन हुआ था क्या वो उनकी वजह से था। पिता ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, लेकिन उनका शरीर कांप रहा था। जो ने शक से पूछा कि फिर कांप क्यों रहे हो, तो पिता बोले कि माँ से मत कहना। बाद में जब वे घर वापस पहुंचे उन्हें अंदर से एक चीख सुनाई दी। दरवाजा बंद था और कोई खोल नहीं पा रहा था, तो जो ने बस लात मारकर तोड़ दिया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि जो की माँ एक ज़ॉम्बी को गर्दन से पकड़कर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि उस छोटी सी औरत को देखे तो बहुत समय हो गया। सब बहुत हैरान थे कि वो क्या देख रहे हैं। जो की माँ ने बिना झिझके एक फ्राइंग पैन उठाई और उस ज़ॉम्बी को पीटना शुरू कर दिया। लगता है ज़ॉम्बी बनने से पहले उस औरत ने जो की माँ का पैसा उधार लिया था। ज़ॉम्बी को फ्राइंग पैन से पूरी तरह कुचल दिया गया। जो सोच रहा था कि उसकी माँ इतनी स्ट्रॉन्ग कब हो गई। उसके पिता ने कहा कि पहले वो एक गैंगस्टर थी। उन्होंने कहा कि 3 बंदूकधारी भी उससे निपट नहीं पाए थे। उन्होंने जोड़ा कि जब वे मिले और शादी की तो वो थोड़ा शांत हो गई। असल में उसी ने शादी के लिए जोर दिया था। जैसे ही वो ये कह रहे थे उनकी पत्नी ने उन्हें फ्राइंग पैन से मार दिया और उन्हें प्रिक कहा। बोली कि तू ही तो हर दिन शादी की भीख मांगता था। फिर उन्होंने जो की तरफ देखा और पूछा कि उसके बेटे ने दरवाजा क्यों तोड़ा। कहा कि लेक्चर बाद में मिलेगा। जो ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बिंग ने बीच में कहा कि वो उन्हें ब्लेम न करे क्योंकि जो बस परेशान था। माँ ने बिंग को देखा और पूछा कि क्या वो भी वापस आ गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि घर में मेहमान है वो बस मजाक कर रही थी। असल में वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। लेकिन वो मजाकिया माहौल ज्यादा देर नहीं टिका क्योंकि एक और ज़ॉम्बी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हुआंग तुरंत उसकी दौड़ तोड़ दी
और सबको चेतावनी दी कि बात करना बंद करे क्योंकि और ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। वे लोग ईस्ट साइड का ध्यान रख रहे थे। उसी समय जो ने अपना किलिंग मोड एक्टिवेट किया। खून की बारिश के बीच उसने ज़ॉम्बीज के सिर उड़ाने शुरू कर दिए। जो बिना रुके ज़ॉम्बीज को मार रहा था। उसने सोचा कि अपनी पिछली जिंदगी में ये हॉर्ड अचानक आ गई थी और कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन अब जब उसका पूरा परिवार जिंदा और एक साथ है तो वे ज़ॉम्बी रेस को मिटा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि अब वो अकेला नहीं है और उसका परिवार सच में अद्भुत है। साथ मिलकर वे जरूर जिंदा रहेंगे। ज़ॉम्बीज को लगने लगा कि उनके कई साथी मारे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि वे ज़ॉम्बीज थे वे पीछे नहीं हटे। फिर भी जो ने जब उनका सीधा सामना किया तो ऐसा लगने लगा जैसे वे डर गए हों। मैंने कहा कि ये हॉर्ड तो डर भी रही है, लेकिन जो ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। ज़ॉम्बीज को डर नहीं लगता। असल में जो हो रहा था वो ये था कि ज़ॉम्बीज पीछे हट गए थे ताकि वे खुद को आर्म कर सके। वे लोग अब रेक, होज, लैडर्स और दूसरे टूल्स उठाने लगे थे। जो के पिता हैरान रह गए और पूछा कि क्या अब ज़ॉम्बीज को हथियार चलाना भी आता है। जो ने सीन को घूरते हुए कहा कि नहीं, ज़ॉम्बीज में इतनी बुद्धि नहीं होती। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है, कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तभी होराइजन की ओर देखकर जो ने एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी को देखा। वो लिन ही था जो किसी तरह जिंदा बच गया था और अब ट्रांसफॉर्म हो गया था। शियाओ फैमिली द्वारा तैयार की गई डायनामाइट एक्सप्लोजन्स के बावजूद ज़ॉम्बीज ने हमला करना नहीं छोड़ा। जो के पिता को समझ आ गया कि ये सीधा उनके घर की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ डायनामाइट लाओ, लेकिन उन्हें बताया गया कि सारी पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है। कई ज़ॉम्बीज ने अस्थायी लैडर्स का इस्तेमाल करके दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया और जो सोचने लगा कि क्या ज़ॉम्बीज इस तरह की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। इसी बीच घायल बिंग को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी सब भी लड़ाई से बेहद थक चुके थे। जो ने कहा कि उन्हें बस घर के पीछे की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, बाकी सब वो संभाल लेगा। उसने बिना एक पल गंवाए खुद को ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच फेंक दिया। उसके पिता ने घबराकर आवाज लगाई, लेकिन जब ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला करने की कोशिश की, जो ने उन्हें बिना किसी परेशानी के काटकर 2 टुकड़ों में कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो एक स्किल एक्टिवेट कर चुका है। ये थी ब्लड एनर्जी शील्ड, एक स्किल जिसे बुद्धा's ब्लड कहा जाता है। जो ने सोचा कि इस एबिलिटी को उसने अपने पास्ट लाइफ में बस एक बार देखा था, जब आर्मी कमांडर अवारिचर ने इसका इस्तेमाल किया था। वो अब तक का सबसे पावरफुल इंसान था जिसे जो ने कभी देखा था, लेकिन उस कमांडर के मुकाबले जो को लगा कि उसकी स्किल वर्जन कुछ कमजोर है। फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ता था। अगर ये उसके परिवार को बचाने के लिए काफी थी तो यही बहुत था। उसे समझ आ गया कि असली खतरा ज़ॉम्बीज नहीं थे, असली दुश्मन उनका लीडर था। अगर वो लीडर को मार दे तो सब खत्म हो जाएगा। जो ने सीधे लिन की ओर देखा, जो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा सब देख रहा था। उसी वक्त जब जो खुद भी ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था, उसने सोचा कि क्या लिन को सच में लगता है कि वो सिर्फ ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज से उसे रोक सकता है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके ठीक पीछे एक बहुत अलग, बहुत ही ताकतवर ज़ॉम्बी खड़ा था। घर में बाकी लोग जैसे तैसे बचाव कर रहे थे, लेकिन सब बेहद थक चुके थे। बिंग जो घायल थी, जो के लिए बहुत चिंतित थी और उसने पूछा कि वो कहाँ है। मैंने जवाब दिया कि उसे पता है, क्योंकि उसने अपने बिग ब्रदर को ज़ॉम्बीज को एक सुपर हीरो की तरह मारते देखा था। उसने कहा कि वो ठीक होगा, लेकिन तभी घर की दीवार एक जोरदार धमाके से टूट गई। जो को किसी चीज ने जोर से घर के अंदर फेंक दिया। जो ने सामने देखा और जो उसने देखा वो था एक विशाल ज़ॉम्बी बेयर। उसने सोचा कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। वो फिर से सबको मरते नहीं देख सकता, इसलिए उसने और भी ज्यादा शक्ति को केंद्रित किया। इतनी ताकत कि उसके परिवार वाले तक उसके प्रेजेंस के सामने दबाव महसूस करने लगे। ज़ॉम्बी बेयर ने जो को एक असली खतरे की तरह देखा। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े, लेकिन उनके वार टकराते उससे पहले ही किसी ने उस बेयर के हमले को रोक लिया। जो हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो उसका अपना भाई था, जो अब बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके भाई ने कहा कि उसे नहीं पता कैसे, लेकिन वो भी उस तरह की शक्ति एक्टिवेट करने में सफल रहा है। जो के बड़े भाई ने कहा कि वो पार्टी में लेट हो गया। जो ने राहत से पूछा कि क्या वो ठीक है। भाई ने जवाब दिया कि उसने थोड़ा वक्त लिया इस नई शक्ति को समझने में और अब वो जो को दिखाएगा कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसने इतना जोरदार वार किया कि उस ज़ॉम्बी बेयर को कई घरों के आर पार फेंक दिया। फिर उसने उसे देखा और पूछा कि क्या वो मरा या नहीं, और कहा कि ये जायंट हैमस्टर वाकई में डील करने लायक टफ है। फिर भी उसने जो से कहा कि उसे पता है अब क्या करना है। वो बड़े वाले को संभालेगा और जो बाकी सबको। जो ने कहा कि हाँ, वो आदेश का पालन करेगा और कुछ ही देर बाद
वो लिन का सामना कर रहा था। उसी पल उसने अपने सबसे बुरे डर को याद किया, वो जो उसे नींद नहीं लेने देते थे। वो हमेशा डरता था कि कहीं वो कमजोर न निकले, अपने अपनों को न बचा सके। लेकिन अब जब उसके पास ये शक्ति थी तो वो कभी ऐसा नहीं होने देगा। उसने सोचा कि कोई भी खतरा जो उसके सामने आएगा वो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मिटा देगा। लिन ने उसे देखकर कहा कि पुराना लिन तो मर चुका है, अब वो एक नया अस्तित्व है। उसने कहा कि उसने उस कमजोर मानव शरीर को त्याग दिया है और अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। लिन ने कहा कि अब वो आधा ज़ॉम्बी और आधा इंसान है। उसमें अब भी होश है और वो पूरी होर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। उसने कहा कि वो इस एपोकलिप्स का राजा है और उसी के बारे में बात करते हुए उसने जो को उस ज़ॉम्बी वुल्फ को मारने और उसका मजाक उड़ाने के लिए धन्यवाद कहा। उसने कहा कि जो की वजह से ही वो बच पाया, क्योंकि उसने उस वुल्फ का क्रिस्टल खा लिया था। अब वो उसका बदला लौटाएगा। उसका आखिरी फैसला है जो को मारना। लेकिन पहले जो वार किया वो जो ने। उसने लिन को 2 हिस्सों में काट दिया और कहा कि वो बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है। जो ने सोचा कि ये कैसा राजा है जो खुद इतना विम्प है। जो ने सोचा कि अब जबकि लिन मर चुका है, ये हॉर्ड भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब लिन 2 हिस्सों में कटने के बावजूद खड़ा हो गया। उसका शरीर पूरा रिजेनरेट हो गया और लिन ने कहा कि जो की तलवार उसे मार नहीं सकती। तभी जो को एहसास हुआ कि लिन को उस वुल्फ की रिजेनरेशन एबिलिटी मिल चुकी है। लिन ने कहा कि अब वे दोनों एक ही स्पीशीज के हैं। उसने कहा कि एपोकलिप्स अब उसका है और सबको उसके आगे झुकना पड़ेगा। उसकी आर्मी होंगे और इंसान उसकी सर्वाइवल के लिए सप्लाई बनेंगे। लिन ने भी बताया कि उसने हॉर्ड खास तौर पर जो के परिवार को खरीदने के लिए बनाई थी, क्यों कि उसे पता था कि वे उसके प्लान में रुकावट है। उसने कहा कि वे 2 मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। उसने पूछा कि जो को उसका दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया या नहीं। उधर जो का परिवार घर की दीवारें संभाल रहा था। मू ने कहा कि दीवार ज्यादा देर नहीं टिकेगी, लेकिन लाओ ने जवाब दिया कि बस थोड़ी देर और चलेगी। उसने कहा कि जल्द ही शाओ और जो आकर इस होर्ड को खत्म कर देंगे, और वो सही था। अगले ही पल ज़ॉम्बी बेयर की लाश उनके पास आ गिरी। शियाओ आ गया और कहा कि इस जानवर को संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने कर लिया। लाओ ने पूछा कि जो का हाल कैसा है, लेकिन शियाओ को ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उसने देखा कि अब भी वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, तो उसने सोचा कि परिवार की सुरक्षा के लिए पहरा देना जरूरी है। उसने जो के पिता को चिंता न करने को कहा, क्योंकि जो में उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है। उसने कहा कि उसका छोटा भाई जरूर संभाल लेगा। लेकिन उस वक्त जो को लिन से जोरदार मार पड़ रही थी। लिन ने कहा कि ये तो बहुत निराशाजनक है, क्या वो इतना कमजोर है? उसने कहा कि अगर जो उसे मिल जाए तो वो अब भी उसे माफ कर सकता है। लेकिन जो तो सुनने वाला नहीं था। उसकी तलवार का वार इतना तेज था कि आधी बिल्डिंग तबाह हो गई। और उसने साफ कहा कि इंसान कभी भी मॉन्स्टर्स के साथ हाथ नहीं मिलाते, खासकर उस मॉन्स्टर के साथ जिसने उसके परिवार पर हमला किया हो। वो वहां सिर्फ एक काम करने आया है, लिन को मारने का। लिन ने जवाब दिया कि ये बहुत अफसोस की बात है। वो लगभग 2 हिस्सों में टूट चुका था, फिर भी जो के वार से रिजेनरेट हो रहा था। उसने कहा कि जो की सजा मौत है और वो अपने क्लॉज से झपट पड़ा। लेकिन जो ने अपनी तलवार से ब्लॉक किया। मगर इस बार लिन पहले से भी ज्यादा तेज और ताकतवर था। उसने जो के शरीर में एक गहरी कट लगा दी। जो खड़ा तो था, लेकिन ये लड़ाई उसे बुरी तरह थका रही थी। जो सोचने लगा कि क्या बुदास ब्लड की प्रोटेक्शन ऐसी अटैक्स को झेल पाएगी। लिन हंसते हुए बोला कि जो बुरा नहीं है। उसने उसका सबसे ताकतवर वार झेल लिया और फिर भी मरा नहीं। उसने कहा कि उसे लगा था अब तक जो की आंतें जमीन पर बिखर चुकी होंगी। जो सोचने लगा कि उसकी एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। उसे पता था कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो बुदास ब्लड को एक्टिव नहीं रख पाएगा। इसलिए उसे समझ आ गया कि अगला हमला इस लड़ाई का फैसला करेगा। लेकिन लिन पहले से ही उस पर हमला कर चुका था। एक सटीक वार के साथ उसने जो के शरीर को बीच से काट दिया। लिन ने कहा कि सच तो यह है कि उसे अब तक पता ही नहीं था कि उसका सबसे ताकतवर वार कौन सा है, तो उसने पहले झूठ बोला था। लेकिन जो ने उस हालत में भी तेजी से रिएक्ट किया और लिन के चेहरे पर एक बम फेंक दिया। लिन हंसा और बोला, क्या उसे लगता है कि ये न्यू ईयर वाला पटाखा उसे मार देगा? तभी उसे समझ आया कि जो ने उसे डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल किया था ताकि वो भाग सके। उसने इधर उधर देखा और पूछा, क्या वो बहादुर इंसान सच में उससे भाग गया? फिर उसने खुद से कहा कि जो कभी भी भाग नहीं पाएगा, खासकर उस खून की बदबू के साथ जो उसके शरीर से आ रही थी। लिन ने कहा कि जब वो जो को फिर से पाएगा तो उसे तड़प तड़प कर मार डालेगा। इस बीच जो एक स्टोर के अंदर छिपा था। उसने सोचा कि कम से कम उसने ब्लीडिंग रोक दी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बुदास ब्लड में हीलिंग एबिलिटीज भी हैं। फिर भी उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी और अब बस एक आखिरी मौका था। जैसे ही लिन पास आया, उसे एहसास हुआ कि जो एक गैस स्टेशन में है।
लिन ने कहा कि जो ने अपनी कब्र अच्छी नहीं चुनी। उसने पूछा कि क्या जो को पता है कि वुल्व्स तब भी शिकार करते हैं जब उनके पास खाना होता है, क्योंकि उन्हें डर का एहसास पसंद होता है। उन्हें अपनी प्रे को तड़पता देखना पसंद है, भले ही वो जानते हो कि बचना नामुमकिन है। लिन ने एक कार हटाई और देखा कि जो वहां नहीं था। उसने ब्लड ट्रेल को फॉलो किया और देखा कि जमीन पर फ्यूल गिरा हुआ है, एक लाइन बनी हुई है और एक मोलोटोव कॉकटेल तैयार है। लिन ने कहा कि क्या जो सच में सोचता है कि वो इतना बेवकूफ है कि इस ट्रैप में फंस जाएगा। उसने कहा कि खून की बदबू वहां ज्यादा थी, इसलिए उसने गैस स्टेशन की छत पर वार किया, सोचते हुए कि जो वहीं है, लेकिन वहां बस उसका खून से सना हुआ कोट था। उसी वक्त असली जो पीछे से निकला और कुछ सीधा लिन के चेहरे पर फेंका और लिन दर्द से चीखने लगा। लिन ने पूछा कि ये क्या था। जो ने जवाब दिया, सॉल्ट। उसने पूछा कि लिन को इसकी स्मेल नहीं आई या फिर वो देख नहीं पाया। जो ने समझाया कि वुल्फ स्कोर ने लिन की सेंसेस को बहुत ज्यादा तेज कर दिया है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी बन गई है। उसने कहा कि एक वुल्फ की नाक में 200 मिलियन से ज्यादा सेल्स होते हैं जो 2 मिलियन से ज्यादा स्मेल्स को पहचान सकते हैं, और जो चीज पहले एडवांटेज थी अब वीकनेस बन चुकी है, क्योंकि उसकी नाक में इरिटेंट्स बहुत ज्यादा दर्द देते हैं। जो ने यह भी कहा कि अक्सर लोग जब ट्रैप देख लेते हैं तो खुद को सेफ समझ लेते हैं, और लिन ने भी वही गलती की। लिन ने गुस्से में जो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जो ने आसानी से बचते हुए सोचा कि अब लिन का कोई चांस नहीं है। जो ने तय किया कि वो वही करेगा जो उसने अपने भाई श्याओ से सीखा था। उसने बुडास ब्लड की सारी एनर्जी एक हाथ में इकट्ठी की और कहा कि अब लिन का अंत होगा। उसने क्रॉस शेप्ड एक जोरदार वार किया। वार के बाद जो को लगा कि लिन वाकई में टफ है, क्योंकि वो वार भी उसे मार नहीं सका। लिन पूरी तरह से जमीन में पड़े हुए लिन ने जिसे जो के वार का निशान बना दिया था, अब भी खुद को किंग कहा, लेकिन जल्द ही उसका शरीर पूरी तरह से गैसोलीन में डूब गया। वो उस होल से बाहर नहीं निकल पा रहा था और बहुत सारा गैसोलीन निकलने लगा। जो ने बताया कि एक सिंपल मोलोटोव किसी लिन जैसे इंसान को नहीं जला सकता, इसलिए उसने उसे सीधा गैस स्टेशन के अंडरग्राउंड टैंक में फेंका। उसने कहा कि अब वो उसे सीधा नरक भेजेगा और ये जगह उसके लिए एकदम सही कॉफिन है। उसी वक्त लाओ के घर में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। शियाओ ने पूछा कि सब कुछ ठीक है। लाओ ने कहा हाँ, लेकिन कुछ नोटिस किया। सूरज उगने लगा था। मैंने भी देखा कि ज़ॉम्बीज़ पीछे हट रहे हैं। हॉर्ड सूरज से डर रहा था। सभी बहुत थके हुए थे, फिर भी सभी खुश थे कि सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। उन्होंने घर को सफलतापूर्वक बचा लिया। जो घर की तरफ आ रहा था अपने लोगों पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी। कोई बचाने की गुहार लगा रहा था। वो थी एलन, जो की एक्स गर्लफ्रेंड, जिसने उसका नाम पुकारा और फिर बेहोश हो गई। बाद में मैंने पूछा कि क्या उसका भाई परवर्ट है, क्योंकि उसने एक औरत के कपड़े बीच सड़क पर उतार दिए। जो ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ये देखना चाहता था कि कहीं उसे ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं। एक इन्फेक्टेड औरत को घर लाना उसके कपड़े उतारने से ज्यादा बड़ा रिस्क होता। उन्हें बहुत सावधानी बरतनी थी। जो ने कहा कि वो खुद भी शर्टलेस था, तो ये फेयर लग रहा था। मैंने कहा कि इससे तो वो और भी परवर्ट लग रहा था। उसने कहा कि शुक्र है कि उसने वक्त पर देख लिया, वरना अगर बिंग ने देख लिया होता तो बहुत बुरा होता। जो ने पूछा कि बिंग का इससे क्या लेना देना है, लेकिन तभी वो कमरे से बाहर आई और बताया कि लिन चिन ठीक है, शायद शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकी हुई है और एनर्जी खत्म हो गई है, लेकिन आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएगी। बिंग ने कमरे के अजीब माहौल को नोटिस किया और पूछा कि क्या हुआ। मैंने बात को टालते हुए कहा कि कुछ नहीं, और ये जानकर राहत महसूस की कि लिन चिन ठीक है। जो ने बिंग को उसके काम के लिए धन्यवाद कहा। बिंग ने जवाब दिया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, असली मेहनत तो उन्होंने की थी। बाद में हैंग ने सबको बताया कि उन्हें पहले निकलना होगा ताकि विलेज में और कोई सर्वाइवर है या नहीं ये देख सके, क्योंकि यही उनकी ड्यूटी थी। जाते समय जाओ ने उसे बुलाया और कहा कि बाकी लोगों के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम न करे, क्योंकि ज़ॉम्बी हॉर्ड को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। उसने कहा कि सभी को बचाना कभी पॉसिबल नहीं था, और सबसे जरूरी बात यह है कि जो अभी जिंदा है उन्हें जिंदा रखा जाए। बिंग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि ये बात सही है। शू ने कमेंट किया कि उसका भाई अब सच में मैच्योर हो गया है। जो ने जवाब दिया कि इस बार सब कुछ अलग तरीके से खत्म होगा। शू को जिज्ञासा हुई और पूछा कि वो क्या कह रहा है, लेकिन जो ने मना कर दिया और कहा कि इसे नहीं पूछे तो अच्छा है। शू ने फिर ट्रक निकालने को कहा, क्योंकि बॉडीज को डिस्पोज करना जरूरी था। बाद में जंगल में उन्होंने केव के अंदर सभी ज़ॉम्बीज की बॉडीज को जला दिया। जब आखिरी ज़ॉम्बीज को जलाना पूरा हुआ, जो ने कहा कि उन्हें म्यूटेंट्स की बॉडीज भी जलानी होंगी, वरना जानवर अगर वो खा ले तो वो भी म्यूटेट हो सकते हैं। शू ने कहा कि अब वो बस वापस जाकर
जाकर एक अच्छी नींद लेना चाहता है, लेकिन जो को ड्राइविंग करनी होगी और उसे गैस स्टेशन पर भी रुकना होगा। जो ने पूछा गैस स्टेशन क्यों, और उसने पूछा कि क्या उसे कार धोनी होगी। जो ने जवाब दिया कि चूंकि वो बड़ा भाई है इसलिए वही जिम्मेदार है। जो ने उससे पूछा कि क्या वो श्योर है कि वही सबसे स्ट्रांग है और क्या वो शर्त लगाना चाहेगा। उसने कहा कि वो उससे कभी नहीं डरा। तो उन्होंने फैसला किया कि वो कंपटीशन करेंगे। रॉक पेपर सीजर्स की तरह लक पर डिपेंड करने की बजाय उन्हें स्किल पर आधारित तरीका चाहिए था। रूल्स सिंपल थे। एक व्यक्ति काउंट करेगा 10 तक और दूसरा जितनी दूर जा सके भागेगा। उसके बाद हंटर के पास 3 मिनट होंगे रनर को पकड़ने के लिए। अगर पकड़ लिया तो वो जीतता है, वरना रनर जीतता है। जो ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर तेजी से दूरी बनाई। 10 सेकंड्स के बाद शो उसके पीछे भागा और कहा कि उसे भी ये मूव आता है। जो ने पहला अटैक डॉज किया और दोनों के बीच जंगल में बहुत तेज चेस शुरू हो गई। जो ब्रांचेस से कूदते हुए जा रहा था, लेकिन शो ने गैप देख लिया और एक पंच में पूरा पेड़ गिरा दिया, जिससे जो की नेक्स्ट ब्रांच गायब हो गई। उसने एक बड़ा ट्रंक जो पर फेंका, लेकिन जो ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। अब कंपटीशन स्ट्रेंथ का बन गया। जो सोच रहा था कि क्या वो भी भागेगा, लेकिन उसे पता था कि शो शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर है। जो दीवार से टकरा गया और उसके टोर्सो के टुकड़े हो गए। शो ने सोचा कि कहीं उसने ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि जो गायब हो चुका था। तभी एक छोटा स्टोन उसके सिर पर गिरा और जो ऊपर दिखाई दिया। उसने कहा कि 3 मिनट खत्म हो चुके हैं, इसलिए रनर जीत गया। शो चौंका और पूछा कि वो ऊपर कब आया। जो ने कहा कि वो अपनी ताकत टेस्ट कर रहा था और उसे लगा कि वो अब धीरे धीरे अपनी एबिलिटीज को पहचान रहा है। शो ने कहा कि उसे अपनी एबिलिटीज वो क्रिस्टल खाने के बाद मिली थी और पूछा कि क्या जो ने भी कोई क्रिस्टल खाया था। जो ने जवाब दिया कि शायद इस जीवन में तो नहीं, लेकिन अपने पास्ट लाइफ में उसने एक क्रिस्टल खाया था। इस कंपटीशन के बाद जो को समझ आया कि उसकी एबिलिटी का नाम है बोरोइंग स्ट्रेंथ, यानी वो श्याओ की एबिलिटीज को यूज कर सकता है। जो को पता था कि उसकी एबिलिटी है बुद्धा's ब्लड, जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खासकर स्ट्रेंथ और एजिलिटी। साथ ही वो इस ब्लड ऑरा को अपने बॉडी के आसपास फैला सकता है ताकि जो भी पास आए उसे नुकसान पहुंचे। हालांकि अभी के लिए वो इस एबिलिटी का सिर्फ 70% यूज कर सकता है। जो ने कहा कि वो अपने एबिलिटी से जुड़ा हर नंबर और डेटा विजुअलाइज कर सकता है। शू ने पूछा कि क्या उसके पास भी ऐसा ही सिस्टम है जैसे उनके पास है, लेकिन जो ने जवाब दिया कि नहीं, ये सिस्टम जैसा कुछ नहीं है। असल में ये उसका दिमाग है जो नेचुरली डेटा को क्वांटिफाई करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके सामने कोई नंबर्स फ्लोट हो रहे हो जैसे कि गेम। उसने समझाया कि एक नॉर्मल एडल्ट की स्ट्रेंथ करीब 20 होती है, जबकि उस वक्त शियाओ की स्ट्रेंथ और एजिलिटी शायद 90 के आसपास थी। शू ने फिर पूछा कि क्या वो इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट ही देख सकता है। जो ने जवाब दिया कि वो तो 0 होना चाहिए क्योंकि शियाओ पूरा इडियट है। शियाओ ने ये सुनते ही गुस्से में कहा कि अगर उसने और कुछ कहा तो उसे पीटेगा। फिर शियाओ ने बात बदलते हुए कहा कि उसने वो बेयर क्रिस्टल अपने कमरे में छोड़ दिया है और अगर कभी जो को उसकी जरूरत पड़ी तो वो उसे यूज कर सकता है। जो ने जवाब दिया कि उसे उम्मीद है कि उसे कभी उस क्रिस्टल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसने माना कि कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए शायद ये लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है। थोड़ी ही देर बाद जो ने कहा कि वो कार धोने जा रहा है और शू ने कहा कि वो मदद करेगा क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि किसी गरीब को अकेले ये करना पड़े। लेकिन जब वो बात कर रहे थे कोई उनकी बात सुन रहा था। उसी रात जब जो सो रहा था, मैं चुपके से उसके कमरे में गई और क्रिस्टल चुरा लिया, ये कहते हुए कि अब उसके पास भी सुपर पावर होगी। अगली सुबह जो मिट्टी जोत रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था कि उसे ये काम करना पड़ा। उसकी माँ ने कहा था कि उन्हें खाने का सामान स्टोर करना होगा और इसके लिए फार्मिंग जरूरी है, इसलिए मिट्टी तैयार करने की जिम्मेदारी उसी की थी। जो सोच रहा था कि उसका भाई तो कुछ नहीं कर रहा और फिर भी भेजा गया उसे। फिर उसने सोचा कि क्यों न बुद्धा's ब्लड एक्टिवेट कर लिया जाए ताकि एनहांस्ड स्ट्रेंथ से काम जल्दी हो जाए। इसी दौरान लिंचिन थोड़ी शर्माते हुए पास आई, लेकिन उसे नहीं लगा कि कोई परेशानी होगी। उसने पूछा कि क्या जो आसपास है क्योंकि वो उसे ढूंढ रही थी। जब वो पास आई तो उसने जो को मिट्टी में काम करते देखा। जो ने पूछा कि क्या वो उठ गई और ठीक है। लिंचिन ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ और ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसने कहा कि वो उसका सेवियर है। जो ने बात को टालते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने बस अपना वादा निभाया। फिर भी लिंचिन ने जिद की कि उसने उसे बचाया और पानी ऑफर करते हुए पूछा
कि क्या वो आगे भी उसकी मदद करता रहेगा। जो ने साफ मना कर दिया। लिंचिन हैरान रह गई और पूछा कि इसका मतलब क्या है। जो ने समझाया कि जैसा उसने पहले कहा था, उसने ये सब एक वादे के कारण किया था, क्योंकि उसके पिता ने उसके परिवार की बहुत मदद की थी। अब जब उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है तो अब उसका कोई कर्तव्य नहीं है लिंचिन के लिए। लिंचिन निराश हुई, लेकिन उसने कहा कि वो समझती है। बाद में जब जो ने दीवारों से चिपकी सारी मिट्टी साफ कर ली तो उसने खुद से कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि पावर किसी ऐसे काम में भी यूजफुल हो सकती है, लेकिन उसे अब भी ट्रेनिंग और अपनी एबिलिटी को बेहतर कंट्रोल करने की जरूरत थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और किसी ने पूछा कि कोई घर पर है। दरवाजा खोलने पर जो ने देखा कि वो अंकल न्यू और हैंग थे। बातचीत के बाद जो ने उन्हें करंट स्थिति समझाई। गांव में कोई सर्वाइवर नहीं बचा था। बिंग ने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन जो ने कहा कि इसमें किसी की गलती नहीं थी। उसने पहले ही कहा था कि ज़ॉम्बी होर्ड को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। उसने जोर देकर कहा कि उन्होंने गांव को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और जो कर सकते थे सब किया। उसने ये भी कहा कि वे सब इनक्रेडिबल थे। म्यू ने फिर पूछा कि अब आगे क्या करेंगे। जो ने जवाब दिया कि यह हिस्सा काफी सिंपल है। सब उसके घर रुक सकते हैं, नहा सकते हैं, आराम कर सकते हैं और उसके साथ डिनर कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, सबको जिंदा रहना है। बाद में बिंग शावर से बाहर आई और बोली कि शाओमे की शर्ट उस पर थोड़ी छोटी लग रही है और वो थोड़ी अजीब महसूस कर रही थी। तभी शाओमे ने उसे डिनर के लिए बुलाया और कहा कि खाना तैयार है। बिंग ने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चली गई। डिनर टाइम पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। शाओमे ने बिंग से कहा कि वो शियाओ के बगल में बैठ जाए, जिससे लिनचिन असहज हो गई। उसे सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हंसी मजाक और नजरें मिलना देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। तभी लाओ ने देखा कि सब इकट्ठा है और टेबल खाने से भरी है, तो उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि सभी लोग करंट स्थिति जानते हैं, वो विलेज के आखिरी सर्वाइवर्स हैं और बिना ये जाने कि बाहर की दुनिया कैसी है, वो सब सर्वाइव कर पाए। उसने कहा कि अब से वो सब साथ लड़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि उस जिंदगी को एंजॉय करने के लिए जिसके लिए उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी है। फिर उसने टोस्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी शिया की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो जमीन पर गिर गई और उसके शरीर में कोई अजीब चीज दौड़ने लगी। वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी। अचानक बिना कंट्रोल के उसने जो पर हमला कर दिया और उसे काटने की कोशिश की, लेकिन जो ने तुरंत बुडस ब्लड की ओर से खुद को बचा लिया। सब लोग डर गए और पूछने लगे कि उसके साथ क्या हो रहा है, जबकि लिंचिन डर के मारे सब देख रही थी। अचानक वो अजीब सेंसेशन गायब हो गया। जो ने पूछा कि क्या उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई है। धीरे धीरे शाओमे नॉर्मल होने लगी, भले ही वो काफी नर्वस और शर्मिंदा थी कि उसने क्या किया। उसने कहा कि ये कितना शेमफुल है कि उसका अपना भाई उसे बचाना पड़ा। तभी जी ने उसे एक पंच मारा ताकि वो बेहोश हो जाए और बोला कि शायद उसने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो उसे बेड में सुलाने ले जाएगा। उधर शिया सड़क के बीच में उल्टी कर रही थी और सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। बाद में जब सब शांत हो गया, शाओमे ने फ्रस्ट्रेशन जाहिर की और कहा कि ये सब बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। जो ने उसे समझाया कि उसे पता है कि क्या हुआ था। उसने भी एक खोर खा ली थी, जैसे बाकी सबने खाई थी। उसने कहा कि वो बहुत लकी थी कि वो म्यूटेंट में नहीं बदली। शाओमे ने माफी मांगी और कहा कि वो बस चाहती थी कि उसके पास भी कोई एबिलिटी हो। जो ने सोचा कि अगर उसने वक्त पर ये सब नहीं समझा होता तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। फिर जो ने कहा कि अब वो उसे उसकी पावर्स यूज करना सिखाएगा। उसने कहा कि वो अपनी आंखें बंद करे और कंसंट्रेट करे और समझाए कि ये पावर ऐसे महसूस करनी चाहिए जैसे लंग्स में हवा जाती है, लेकिन इस केस में वो पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रही है। उसने कहा कि ये पावर अब उसके इंस्टिंक्ट्स का हिस्सा है और उसे इसे यूज करना है अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने के लिए।